हेलो फ्रेंड्स, यूनी आईएएस एग्ज़ाम पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ अपने सीरीज़ को, अपने इस करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन के सेगमेंट को आगे ले जाने के लिए कुछ नए क्वेश्चन के साथ आए हैं। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के आज के क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, आइए उसको देखते हैं क्या कहता है, किस टॉपिक से रिलेटेड है क्वेश्चन, उसको देखते हैं और फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उस पे बेस्ड हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहला जो हमारा आज का टॉपिक है, हम किस कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी, जिसको IFSCA भी बोला जाता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ, IFSCA ने क्या किया है, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CEEW बोलते, इसके साथ एक MOU दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किस चीज से रिलेटेड ये मेमोरेंडम साइन हुआ है, वो बात हुई है सस्टेनेबल फाइनेंस। जो वेरियस प्रोजेक्ट्स हैं उनको किस तरीके से फाइनेंस प्रोवाइड किया जा सके, सस्टेनेबल फाइनेंस की बात हो रही है वहाँ पे। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी इसका एक हिस्सा है, एक पैरामीटर है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी है, इसके बारे में कुछ डिटेल्स, इसको डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो ये 2020 में इसको स्टैब्लिश किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। और किस तरीके से किया गया था, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब ये एक एक्ट, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू पास किया गया था, जिसको IFSC एक्ट इन शॉर्ट बोल सकते हैं 2019, या इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी एक्ट 2019। ठीक है, इसके अगर काम के बारे में बात करें, ये करता क्या है, मेन पर्पस क्या है इसका, तो इट इज मैंडेटेड टू डेवलप एंड रेगुलेट। ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा किसको, जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। कहाँ पे ये सारी सर्विसेज या प्रोडक्ट या इंस्टीट्यूशन कहाँ पे ये स्थित हैं, कहाँ पे लोकेटेड हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। ठीक है, जो कि अगर इंडिया में बात अगर करें तो अभी तक जो इंडिया का पहला IFSC है वो कहाँ पे है, गिफ्ट सिटी, दैट इज गुजरात में है। ठीक है, तो उस एरिया को ये कंट्रोल करने की या रेगुलेट करने की बात करता है। जो एक अगर देखा जाए तो वो एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, और उसके लिए अलग लॉज और रूल्स और रेगुलेशन है जो उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है। ठीक है, ताकि हम जो बिजनेस है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा ला सके और एक तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा प्रमोट कर सके हम। ठीक, तो और अगर बात करें तो अगर IFSCA चूंकि ये 2020 में स्टैब्लिश हुआ है, तो इससे पहले IFSC को कौन रेगुलेट करता था, अगर इसकी बात करें तो उससे पहले जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स थे, जैसे RBI हो गया आपका, सेबी हो गया, ठीक है, PFRDA हो गया, या IRDA दैट इज इंश्योरेंस एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, तो ये सारे बॉडीज या रेगुलेटरी एजेंसीज इनको क्या करते थे, कंट्रोल करते थे या रेगुलेट करते थे, जो भी वहां पे फाइनेंशियल सर्विसेज या बिजनेसेस कंडक्ट की जाती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ है, IFSCA के आने के बाद एक तरीके का यूनिफाइड रेगुलेटर बन गया, ये इकलौता यूनिफाइड रेगुलेटर बना दिया गया है। अब हमें मल्टीपल रेगुलेटर्स की जरूरत नहीं है। इनका काम कौन करेगा, सिंगल यूनिफाइड रेगुलेटर, जिसको हम IFSCA के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रमोट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करेगा IFSC में जो ये सेंटर्स हैं वहां पे, और एक तरीके से वहां पे वर्ल्ड क्लास जो रेगुलेटरी एनवायरनमेंट है उसको प्रोवाइड करेगा, ताकि आसानी से बिजनेस कंडक्ट किया जा सके। ठीक है, ग्लोबली जो कंपनीज हैं उनको ईज ऑफ बिजनेस के थ्रू इंडिया में क्या है, ज्यादा से ज्यादा FDI या इन्वेस्टमेंट करने पे क्या करें, उनको अट्रैक्ट कर सके हम। ठीक, IFSCI और क्या करता है, ये एक तरीके का ग्लोबल कनेक्शन डेवलप करता है। ठीक है, और फोकस करता है जो इंडियन इकोनॉमी की नीड्स है। ठीक,
जिससे हम अपनी इकोनॉमी को और आगे ले जाएं, ग्रोथ और या उसको डेवलप कर सके। तो उस तरफ हमें ले जाता, हमारी इकोनॉमी को ये ले जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज इंटरनेशनल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म फॉर द एंटायर रीजन। एक तरीका क्या है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो भी इंडिया के अक्रॉस जो भी रीजन है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर ले, ठीक है, या साउथ ईस्ट एशियन रीजन की बात कर ले, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेगा कि वो आके जो कंपनीज हैं अदर कंट्रीज में, वो आके इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक, एक पार्टनर बन सकते हैं। गिफ्ट सिटी इज द मेड इन IFSC, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि इंडिया का जो इकलौता जो पहला IFSC है वो कहाँ है, गिफ्ट सिटी गुजरात में, ठीक। और अगर टू बी स्पेसिफिक ये कहाँ है, गांधीनगर, गुजरात के गांधीनगर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, ठीक है। अब बात करते हैं जिसके साथ IFSCA ने ये मेमोरेंडम साइन किया है, उसके बारे में भी हम थोड़ा जानकारी ले लें, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको क्या बोलते हैं हम, काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, जिसको CEEW बोलते हैं, ठीक। ये क्या है, एक तरीके का रिसर्च इंस्टीट्यूशन या थिंक टैंक बोल सकते हैं हम, ठीक है। एशिया का वन ऑफ द लीडिंग नॉट फॉर प्रॉफिट पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, ठीक। ये जो है डेटा का यूज करता है, इंटीग्रेटेड एनालिसिस उसको एनालाइज करता है और स्ट्रेटेजिक तरीके से जो है अपने एनालिसिस को लेके आता है, बाहर लेके आता है, ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, एक्सप्लेन करता है जो भी रीजंस हैं उस रिजल्ट के पीछे, जैसे यूज, रीयूज एंड मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज। तो जो रिसोर्सेज है उनका कैसे यूज किया जा सकता है सस्टेनेबल तरीके से, या कैसे मिसयूज हो रहा है इसके बारे में भी बताता है, ठीक है, और उसको कैसे रीयूज किया जा सकता है। तो इन सारे पैरामीटर्स पे ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करता है, ठीक। और इसमें ये हाई क्वालिटी रिसर्च लेके आता है, पार्टनरशिप डेवलप करता है विद वेरियस जो पब्लिक और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ, ठीक है, और साथ ही साथ जो अदर वाइडर पब्लिक है उनको भी कहीं ना कहीं अपने साथ एंगेज करके रखता है, ठीक। इस इंस्टीट्यूशन की बात करें तो इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग इंस्टीट्यूशन या थिंक टैंक है, ठीक है। रैंक्ड अमंग, इट हैज आल्सो बीन रैंक्ड अमंग द वर्ल्ड्स टॉप क्लाइमेट चेंज थिंक टैंक, ठीक। जो वर्ल्ड के जो क्लाइमेट से रिलेटेड जो थिंक टैंक्स हैं उसके कॉन्टेक्स्ट में जो बात करते हैं क्लाइमेट को लेके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं या सस्टेनेबल इकोनॉमी की, तो उनमें से ये एक लीडिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। तो आइए इसके बारे में हम कुछ सवाल करें और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहला क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी, ठीक है, जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसी अथॉरिटी या इसी बॉडी के रिलेटेड स्टेटमेंट्स दिए रखे गए हैं, उनके बेसिस पे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ओके। तो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज अ नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मैंडेटेड टू डेवलप एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कहां पे, इन द इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स। मतलब ये एक नॉन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है जो कि क्या करता है, डेवलप करता है और रेगुलेट करता है, किसको, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, उनको क्या करता है, रेगुलेट करता है या कंट्रोल या मैनेज करता है। अगर जहां तक इस स्टेटमेंट की बात है तो अगर इसके फंक्शन या ऑब्लिगेशन या ऑब्जेक्टिव की बात करें वो तो करेक्ट है, बट दिस पार्ट इज इनकरेक्ट सिंस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, दैट इज ये पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनाया गया है, तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ओके। वहीं दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, प्रायर टू IFSCA द डोमेस्टिक फाइनेंशियल रेगुलेटर्स कंट्रोल द बिजनेस ऑफ IFSC। मतलब जब ये बॉडी एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो उस केस में जो कंट्रोलर्स थे या रेगुलेटर्स थे वो कौन थे, जो डोमेस्टिक रेगुलेटर्स हैं एग्जिस्टिंग, जैसे RBI हो गया, सेबी हो गया, IRDAI हो गया, PFRDA हो गया, ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं, उनको वो IFSC सेंटर को रेगुलेट करते थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये,
ठीक है। तो इसी तरीके से विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज या आर करेक्ट, ऊपर दिए गए स्टेटमेंट्स में कौन सा सही या गलत है। तो यहां पे हमारा चूंकि स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट, सो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी, दैट इज ओनली 2, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो आइए अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो दूसरा टॉपिक हमारा जो है प्रोजेक्ट लायन से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट ने अभी एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया है जिसका टाइटल था लाइन @47 विजन फॉर अमृत काल। ये डॉक्यूमेंट रिलीज किया है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या था, आइए उसके बारे में जाने। इस डॉक्यूमेंट क्यों रिलीज किया, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या पैमाने थे इसके, उसके बारे में हम देखते हैं। टू सिक्योर एंड रीस्टोर लायन हैबिटेट्स एंड मैनेजिंग इट्स ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। जो अगर हम लायन की बात करें तो बहुत कम नंबर में ये बचे हैं इंडिया में, इनकी पॉपुलेशन काफ़ी कम तादाद में है। तो इसी वजह से इनको प्रिजर्व, इनको कंजर्व करने की बात की जा रही है। इनके पॉपुलेशन को हम किसी तरीके से इंक्रीज कर सकें। ओवरऑल जो प्रोजेक्ट लाइन का ऑब्जेक्टिव है वो यही है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, उनके पॉपुलेशन को रिस्टोर करना है। कैसे, साथ साथ उनके जो हैबिटेट है जहाँ पे वो रहते हैं उनको भी कंजर्व करना है, उनको भी कंजर्व करना है ताकि उनके पॉपुलेशन को हम बढ़ा सकें। वहीं दूसरा क्या कहता है, स्केल अप लाइवलीहुड जनरेशन, ठीक है। लाइवलीहुड जनरेशन को इंक्रीज करने की बात कर रहा है, जो लोकल पॉपुलेशन है, ठीक है, जो कम्युनिटी है, और साथ साथ कम्युनिटी को भी जो है ऑन बोर्ड लेने की बात कर रहा है, अपने साथ लेने की बात कर रहा है, ताकि क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके इस प्रोजेक्ट में, किसी न किसी तरह अपना कंट्रीब्यूशन दे सके, ठीक है। क्योंकि कम्युनिटी के बिना जो है हम किसी वाइडर पब्लिक के अगर इंक्लूड ना करें तो किसी भी प्रोजेक्ट को हम आसानी से सक्सेसफुल नहीं बना सकते, ठीक है। वहीं क्या कर रहा है कि बिकम अ ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज, जो प्रोजेक्ट लाइन के तहत जो इंडिया है उसको एक तरीके का ग्लोबल हब बनाना, ग्लोबल हब ऑफ नॉलेज। किस बेसिस पे, किस चीज की नॉलेज, नॉलेज ऑन बिग कैट्स। बिग कैट्स मतलब लायन हो गए, टाइगर हो गए, चीता हो गए, तो इन सारे कैट्स या इनसे रिलेटेड जो डिजीजेस हैं और उनकी ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनका एक हमारे पास नॉलेज बेस हो, ताकि हम अदर जो कंट्रीज हैं उनको इसके बारे में बता सकें, ठीक है। इसीलिए इसको ग्लोबल हब बनाने की बात कर रहा है, ठीक है। और क्रिएट इंक्लूसिव बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, मतलब बायोडाइवर्सिटी, जो लायन जहाँ पे रह रहे हैं ये उनका जो एरिया है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको भी हमें कंजर्व करना है, ठीक। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे, मेन ऑब्जेक्टिव्स थे या की पॉइंट्स थे, ठीक है। अगर प्रोजेक्ट लायन की बात करें तो ये शुरुआत इसकी 1972 में हुई थी, ठीक। इंदिरा गांधी जी के द्वारा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा स्टार्ट किया गया था उनके ड्यूरेशन में, ठीक है। और ये क्या करेगा, एक तरीके से अगर इसके बारे में बात करें तो ये लैंडस्केप इकोलॉजी बेस्ड कंजर्वेशन प्रोग्राम था हमारा, जो एशियाटिक लायन जो कि गुजरात में पाए जाते हैं, गिर फॉरेस्ट में, या जिसको ससन गिर भी बोलते हैं, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। तो एक तरीके से जो इनके अराउंड एशियाटिक लायन जो हैं, इनके साथ पॉपुलेशन कंजर्वेशन के साथ साथ जो इकोलॉजी है वहाँ की, जो एरिया है, उसको भी कंजर्व करने की बात करता है, ठीक है। प्रोजेक्ट लायन को जो कहाँ इंप्लीमेंट किया जा रहा है, वो गिर लैंडस्केप इन गुजरात, या गिर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, गुजरात में, ठीक। और कौन इंप्लीमेंट कर रहा है इसको, ये गुजरात गवर्नमेंट कर रही है इसको इंप्लीमेंट, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, किसके साथ, सेंट्रल जू अथॉरिटी, ये दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक। और इस प्रोजेक्ट के लिए गुजरात गवर्नमेंट को एक सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है। अगर उस स्कीम की बात करें तो उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। इस स्कीम के तहत उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इनके पॉपुलेशन को रिस्टोर या कंजर्व या प्रोटेक्ट किया जा सके और आगे और पॉपुलेशन बढ़ाया जा सके, ठीक। और एशियाटिक लायन की अगर फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये
अगर हम इनको कंपेयर करें अफ्रीकन लायन से तो ये स्लाइटली जो हैं छोटे होते हैं, ठीक। एशियाटिक लायन स्लाइटली स्मॉलर साइज में थोड़े छोटे होते हैं। और वहीं इनका जो साइंटिफिक नेम है पैंथेरा लियोपर्सिका, ये इनका साइंटिफिक नेम है। और IUCN स्टेटस की बात करें तो ये एंडेंजर्ड लिस्ट में आते हैं, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत बात करें तो वो वाइल्ड लाइफ एक्ट के शेड्यूल 1 में आते हैं, मतलब जो टॉप प्रायोरिटी है उसके अंदर आते हैं, जिनको कि प्रिजर्व करना है, हाईएस्ट प्रायोरिटी स्टेटस या कंजर्वेशन स्टेटस मिला हुआ है, ठीक। और वहीं साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आते हैं। तो ये सारे फीचर्स हैं एशियाटिक लायन के बारे में जो कहीं ना कहीं हम एग्जाम में किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रिसेंटली रिलीज्ड प्रोजेक्ट लायन डॉक्यूमेंट, जिसका नाम है Lion@47 विजन फॉर अमृत काल, ठीक है। ये विजन अमृत काल से रिलेटेड है जो अभी चल रहा है, ठीक। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या कह रहा है, द डॉक्यूमेंट हैज बीन रिलीज्ड बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये डॉक्यूमेंट किसके द्वारा रिलीज किया गया है, इसके वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जो कि क्या है, इनकरेक्ट है। ये वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ना किया गया, ना कर किसने इसको प्रेजेंट किया है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। वही कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट की प्रोजेक्ट लायन इज द इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी, ठीक है, इज द सोल इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल जू अथॉरिटी। मतलब प्रोजेक्ट लायन जो है सेंट्रल जू अथॉरिटी का इकलौता, मतलब इसमें उसने इनिशिएट किया इस प्रोजेक्ट को अकेले, जो कि क्या है, बिल्कुल गलत है। इसमें गुजरात गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में आगे है और दोनों मिलके इस प्रोजेक्ट को क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं, ठीक। इस वजह से ये भी स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो यहां हमारा आंसर जो होता है डी, दैट इज नन ऑफ द एबव। ये इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाता है, ठीक है। तो आइए आज के तीसरे टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा टॉपिक हमारा है शेयर बायबैक से रिलेटेड। शेयर बायबैक क्यों ये न्यूज में रहा, कॉन्टेक्स्ट में क्या, किस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको पढ़ रहे हैं, अगर इसकी बात करें तो शेयर बायबैक जो है रिसेंटली अभी सेबी ने ये डिसाइड किया है कि शेयर बायबैक है जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू किया जाता है उसको फेज आउट करने की बात कर रही है। इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा, ठीक है। और अगर फेज आउट करने की बात कर रही है तो जो शेयर बायबैक है उसको किस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है, इट हैज अलाउड इट ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस किस मीडियम से, टेंडर ऑफर जो बायबैक है सिर्फ उसी मीडियम से हम शेयर को बायबैक, कोई कंपनी बायबैक कर सकती है, ठीक। क्योंकि सेबी जो है इसको क्या करती है, जो टेंडर मेथड है उसको फेयर या उसको ज्यादा ट्रांसपेरेंट मानती है, इसी वजह से इसको कंटिन्यू करने की बात कर रही है और स्टॉक एक्सचेंज जो रूट है उसको फेज आउट करने की बात कर रही है। शेयर बायबैक की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सीधे तौर पे ये होता है कि जो कंपनीज हैं, जो लिस्टेड कंपनीज हैं स्टॉक एक्सचेंज में, वो क्या करती हैं, अपने शेयर्स, जो भी शेयर्स मार्केट में उनके हैं उनको बाई बैक करती है, दोबारा क्या करती है, रीपरचेज, उनको दोबारा खरीद लेती है। जैसे ये कंपनी है, अगर मान लीजिए इसने कई सारे शेयर होल्डर्स है इसके, ठीक है, तो ये क्या करती, मान लीजिए इनके पास शेयर है तो शेयर बायबैक में ये अपने शेयर्स को वापस खरीद लेती है कंपनी। वो डिपेंड करता है कितना शेयर बायबैक करेगी, वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है। तो ओवरऑल यही मीनिंग होता है इसका कि ये मार्केट से अपने शेयर्स को वापस खरीदती है, ठीक। अगर मेथड्स की बात करें, किस तरीके से ये क्या क्या मेथड्स यूज करती है कंपनियां अपने शेयर को रीपरचेज करने के लिए, तो पहला उसमें आ जाता है हमारा ओपन मार्केट बायबैक, जो सिंपली स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है। जैसे नॉर्मल शेयर्स खरीदे जाते हैं, ठीक उसी तरह ये भी इस पे जो है कंपनी जाके शेयर्स को खरीदती है, रीपरचेज करती है, ठीक। द कंपनी बाई शेयर्स डायरेक्टली जो है मार्केट से खरीदती है। वहीं दूसरा मेथड है टेंडर ऑफर बायबैक। इट ऑफर शेयर्स, ठीक है, इट ऑफर्स शेयर होल्डर्स
द ऑप्शन ऑफ टेंडर के थ्रू यहाँ पे रीपर्चेज होता है, ठीक है, जिसमें कि प्राइस कंपनी के द्वारा फिक्स किया जाता है, ठीक है। और जो सेबी है वो इसी को कंटिन्यू करने की बात कर रही है और इस रूट को फेज आउट करने की बात कर रही है आगे चल के, ठीक है। और अगर हम प्राइस की बात करें, जो बाईबैक प्राइस होता है शेयर्स का, वो ज़्यादातर देखते हम जो करंट मार्केट प्राइस है उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि तभी तो जो शेयर होल्डर्स है वो तभी शेयर्स बेचेंगे जब उनको मार्केट प्राइस से ज़्यादा वैल्यू मिलेगी, तो तभी वापस से शेयर को बेचेंगे। तो इसी तरीके से प्राइस ऑफ शेयर बाईबैक इज ग्रेटर दैन करंट मार्केट प्राइस। और एग्जांपल के तौर पे बात करें तो एप्पल जो कंपनी है वो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीपर्चेजर ऑफ इट्स स्टॉक, ये शेयर बाईबैक अक्सर करता है, ठीक है। तो शेयर बाईबैक क्यों खरीदते हैं, क्यों होता है ये, इस रूट को क्यों अप्लाई करते हैं, अगर हम इसके बारे में अगर देखें तो ये ज़्यादातर तब होता है व्हेन मैनेजमेंट, जो कंपनी की मैनेजमेंट होती है वो अगर देखती है कि उसके जो शेयर्स है वो अंडर वैल्यूड हैं, जितना होना चाहिए उनकी वैल्यू उतना नहीं होता, तो वो मार्केट से अपने शेयर्स वापस ले लेते हैं। और साथ ही साथ ये एक अच्छा तरीका है, एफिशिएंट मेथड ऑफ पुटिंग मनी बैक इनटू शेयर होल्डर्स पॉकेट, मतलब जो भी डिविडेंड या प्रॉफिट्स हैं उसका एक अच्छा मीडियम है कि वो प्रॉफिट्स जो है अपने शेयर होल्डर्स को पास ऑन करती है, ठीक है। और यहाँ पे टैक्स भी उनको उतना नहीं देना पड़ता, नॉर्मली अगर वो डिविडेंड के फॉर्म में अगर वो देती तो उस केस में उनको टैक्स पे करना होता, ठीक है। और ये क्या करता है, इट इंक्रीजेस प्रमोटर शेयर होल्डिंग, यहाँ पे शेयर होल्डिंग जो है बाईबैक से बढ़ जाती है, क्योंकि पहले मान लीजिए अगर 10 शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, 10 शेयर होल्डर्स थे और रीपर्चेज या बाईबैक के बाद अब सिर्फ 5 शेयर होल्डर्स हैं, तो कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टिंग अब जो 5 शेयर होल्डर्स हैं उनकी शेयर मार्केट में कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा और उनको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है। और एक तरीके से ये जो स्टॉक की वैल्यू है इनके उसको भी कहीं ना कहीं बूस्ट करता है, बढ़ाता है। और फाइनेंशियल जो उनके स्टेटमेंट्स है कंपनी के या फाइनेंशियल रेशियोज हो गए, जैसे अर्निंग पर शेयर हो गया, वो भी कहीं ना कहीं इंक्रीज करती है और इसी वजह से कंपनी शेयर बाईबैक का रूट अपनाते हैं, ठीक है। कंपनीज और क्या करते हैं, रीपर्चेज शेयर्स व्हेन दे हैव कैश एट हैंड, और कंपनी के पास ये ज़्यादातर तब होता है जब कंपनी के पास हाथ में काफ़ी ज़्यादा कैश होता है। काफ़ी ज़्यादा कैश है तो वो क्या कर सकती है उस कैश का, नॉर्मली या तो अदर कंपनीज को एक्वायर करने के लिए यूज़ करेगी या फिर जो डिविडेंड्स देने में, जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको प्रॉफिट देने में यूज़ कर सकती है, या फिर सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर सकती है, या फिर उसको कंपनी क्या कर सकती है, बाईबैक में लगा सकती है, जो कि एक सबसे वन ऑफ द बेस्ट क्या है, रूट है। इसी वजह से कंपनीज इसका यूज़ करती हैं, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क भी कभी कभी होता है कि शेयर बाईबैक के बाद क्या होता है, प्राइसेस गिर भी जाते हैं, लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि प्राइसेस हमेशा जो है ऊपर जाते हैं। बट सिंस ये स्टॉक एक्सचेंज है तो इसमें कुछ भी देखा जा सकता है, उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। तो ये सारे ओवरऑल रीजंस थे कि शेयर बाईबैक क्यों किया जाए या क्यों करती हैं कंपनियां। स्टॉक जब अंडर वैल्यूड होते हैं, एक तरीके का ये टैक्स फ्री वे है कि कंपनी जो है प्रॉफिट्स, जो भी डिविडेंड है वो अपने शेयर होल्डर्स को इस मीडियम बाईबैक के मीडियम से देती है, ठीक है। अगर नॉर्मल मीडियम से देगी तो उस पर कहीं ना कहीं टैक्स देना पड़ेगा उनको, ठीक। अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करने के लिए एक तरीके से जो टफ टाइम है उस टाइम पे इस टूल का यूज किया जाता है। और साथ ही साथ डाइल्यूट द स्टॉक, मतलब स्टॉक कंसोलिडेशन में जो भी स्टॉक्स मार्केट में है उनको एक तरीके से एक जगह इकट्ठा करके उसको कंसोलिडेट करने के लिए भी इस रूट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद रेफरेंस टू द शेयर बायबैक कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ शेयर बायबैक इज ग्रेटर देन द करंट प्राइस। जो शेयर बायबैक का प्राइस है वो करंट मार्केट प्राइस से क्या होता है, ज्यादा होता है, जो कि बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है।
वहीं दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि अ कंपनी माइट बाई बैक इट्स शेयर बिकॉज मैनेजमेंट कंसिडर्स देम ओवर वैल्यूड। एक कंपनी शेयर बाईबैक तब करती है जब मैनेजमेंट जो है कंपनी की, उसको ये लगता है कि उसके जो मार्केट में शेयर्स है वो ओवर वैल्यूड है, प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। क्यों? नॉर्मल सी बात है, अगर प्राइसेस ओवर वैल्यूड होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा होगा, तो वो ओवर उस टाइम पे बाईबैक नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अंडर वैल्यूड होता तब ये हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होता, बट इस केस में क्या है, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या एमएसपी के नाम से हम इन शॉर्ट जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अक्सर जो है न्यूज़ में रहता है या एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, रिसेंटली अगर देखें तो ये काफ़ी कुछ टाइम पहले काफ़ी न्यूज़ में था, जो एक्ट्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो 3 एक्ट्स आए थे जिसके लिए काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ था, उसके बाद जो है उस एक्ट को वापस ले लिया गया था। मेन उस प्रोटेस्ट का एमएसपी जो है एक इम्पॉर्टेंट क्या था, फैक्टर था। ठीक है, आइए इसके बारे में जानें। अगर एमएसपी की बात करें तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो 1966 में ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम आया था। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्या करती है सरकार, जो करती है प्राइस जो फार्मर है उनके क्रॉप्स है, उनके प्रोडक्ट्स है, उन पे क्या करती है, उनको प्रोक्योर करती है और उन पे मार्केट से अच्छा प्राइस उनको देती है। ठीक है, अगेंस्ट एनी शार्प फॉल इन प्राइसेस। जब मार्केट में प्राइसेस में ज़्यादा गिरावट देखा जाता है उनके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, तो उस केस में सरकार जो है इस टूल के मदद से क्या करती है, फार्मर्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। वो क्या करते हैं, सरकार को अपने जो भी क्रॉप है या जो भी अनाज है उनको बेच सकती है। ठीक है, लेकिन ये इसके अलावा क्या करती है, अगर फार्मर्स को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, मार्केट में अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, एमएसपी रेट से ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वो उस रूट को भी अपना सकते हैं, फार्मर्स वहाँ जा सकते हैं क्योंकि उनको वहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है। ठीक है, इट इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट है एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी का। इंडिया में एमएसपी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक, और ये क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्राइस टू फार्मर। एक तरीके से 2 ऑब्जेक्टिव सॉल्व करता है, एक तो फार्मर्स को अच्छा दाम देता है उसके क्रॉप के लिए, और साथ ही साथ जो कंज्यूमर है उनके लिए भी प्राइस को कहीं ना कहीं अफोर्डेबल बनाता है ये एमएसपी। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। और अगर इसको डिसाइड कौन करता है तो इसको कमीशन ऑन एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस इसको डिसाइड करता है, ये गवर्नमेंट को रिकमेंड करती है। ठीक है, एमएसपी प्राइस के लिए। साथ ही साथ जो वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट मिनिस्ट्रीज है, उनसे भी कहीं ना कहीं राय मशवरा लिया जाता है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है इस कमीशन की होती है। ठीक है, और ये हर साल एट द एंड ऑफ जो सीज़न है, जैसे राबी एंड खारिफ, उसके बिगिनिंग, क्रॉप सीजन के बिगिनिंग में ये डिसाइड किया जाता है। ठीक है, और एमएसपी की बात करें, जो एमएसपी प्राइस है उसको कैसे, किस बेसिस पे, बहुत सारे फैक्टर्स को देखते हुए इस प्राइस को डिसाइड किया जाता है। तो अगर उन फैक्टर्स के बारे में अगर जाने तो जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है हमारा, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल प्राइसेस क्या चल रहे हैं, डिमांड एंड सप्लाई कैसा है उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए। ठीक है, इंटर क्रॉप पैरिटी, क्या पैरिटी प्राइस हो गया, जो डिफरेंट क्रॉप्स है उनके बीच में कितना पैरिटी है, वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर। और साथ ही साथ टर्म्स ऑफ ट्रेड, क्या क्या शर्तें हैं बिटवीन एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर्स है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स मिलके एमएसपी प्राइस को डिसाइड किया जाता है। ठीक, और जो प्राइस होता है उसको ये इंश्योर किया जाता है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका कम से कम 50% इंश्योर्स प्रॉफिट ऑफ, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से अगर 100 रुपये अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है तो कम से कम
जो एमएसपी है वो 150 हो, जिसपे कि 50% इनको क्या हो, प्रॉफिट हो फार्मर्स को, ठीक है, ओवर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फार्मर जो होते हैं वो नॉन गवर्नमेंट पार्टीज को भी क्या कर सकते हैं, बेच सकते हैं अपने क्रॉप को। वैसे तो एमएसपी के लिए सरकार लीगली मैंडेटेड नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट क्या है, इसको हर साल जो है लेके आती है, और इसी को कहीं ना कहीं इसी पे जोर दिया जा रहा है फार्मर्स के द्वारा कि इसको लीगलाइज किया जाए, एमएसपी को एक लॉ में तब्दील किया जा सके, ठीक है। तो सरकार जो है 25 मेजर एग्रीकल्चरल कमोडिटीज या क्रॉप्स के लिए एमएसपी देती है, और इसके साथ साथ इन 25 क्रॉप्स के अलावा ये जो है कोपरा और डीहस्क्ड कोकोनट हो गया और साथ साथ जूट हो गया, इनके लिए भी एमएसपी प्रोवाइड करती है। और साथ साथ जो शुगर केन के लिए क्या लेके आती है, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस। फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो कि जो मिल्स हैं, शुगर मिल्स हैं, वो प्लांटर्स को देते हैं या फार्मर्स को पे करना पड़ता उन्हें, ठीक है। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो विच ऑफ द गिवन बिलो इज या आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ एमएसपी, दैट इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस। कौन कौन से फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि एमएसपी की क्या प्राइस होनी चाहिए, ठीक। तो उसमें पहला है इंटरनेशनल प्राइसेस, क्या हम इसको ध्यान में रखते हैं। दूसरा है इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी, जो डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनके बीच क्या प्राइसेस डिफरेंसेस हैं, उनको भी फैक्टर लिया जाता है एज अ फैक्टर। तीसरा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक। तो अगर इन सभी स्टेटमेंट्स को देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं ये सारे क्या हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं एमएसपी के या फैक्टर्स हैं। तो इस वजह से हमारा आंसर जो हो जाता है सी, दैट इज 1, 2 एंड 3, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो आइए अगले टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। ये आज का हमारा ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स, एमएफसीज, इन शॉर्ट एमएफसीज, ठीक है। अगर किस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं इसको अगर देखा जाए तो साइंटिस्ट ने एक तरीका निकाला है टू कैप्चर एनर्जी फ्रॉम या दैट सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्रिएट, जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है उसके थ्रू क्या करते हैं, एनर्जी को क्या किया जाता है, माइक्रोफ्यूल सेल में तब्दील किया जाता है, जहां पे जो केमिकल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ पे काम किया है, तो इसी के बारे में हम जानेंगे, माइक्रोफ्यूल सेल्स। माइक्रोफ्यूल सेल्स की बात करेंगे तो एक तरीके का ये बायो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है एक तरीके का, ठीक है, जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है बाई इलेक्ट्रॉन्स, यूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन्स कहीं ना कहीं इसमें रहेंगे अगर जहां पे इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी, ठीक है। डिराइव फ्रॉम, जो बायोकेमिकल रिएक्शन से डिराइव किए जाते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे बैक्टीरिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि एक तरीके का क्या है, बायो कैटलिस्ट की तरह काम करता है बायोमास पे जो भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, जो बैक्टीरिया है हार्नेसेस पावर ऑफ, मतलब यहाँ पे जो रेस्पायरिंग माइक्रोब्स हैं या बैक्टीरिया जैसे फॉर एग्जांपल हो गए, वहां पे क्या किया जाता है, केमिकल एनर्जी को वो या ऑर्गेनिक जो कन्वर्ट करते हैं, ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट हो गए जो जैसे बायोमास हो गया, उसको डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने बताया केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, ठीक है, जहां पे आपका ये एनोड चैम्बर है जो कि बंद होता है एंड दिस इज कैथोड। ये एनारोबिक चैम्बर है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता और ये आपका यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये बायोमास है, इन पे बैक्टीरिया लगे हुए हैं। और बायोमास की जगह जैसे म्यूनिसिपल वेस्ट हो सकता है, एनिमल वेस्ट हो सकता है, या इंडस्ट्रियल या एग्रीकल्चरल वेस्ट होते हैं, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, बैक्टीरिया जो है CO2 रिलीज करता है, ठीक, और यहां से H+ आयन कन्वर्ट होते हैं, जो कि ये एक मेम्ब्रेन है, यहां से प्रोटॉन जो है इस मेम्ब्रेन जैसे कैथोड के पास आता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहां से इनका मूवमेंट होता है
और यहाँ से एक एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है माइक्रोबियल फ्यूल सेल का, ठीक। और ये जो प्रोसेस है पूरा, ये बायो कैटलिस्ट पे बेस्ड है, लिविंग बायो कैटलिस्ट, ठीक है। और इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनको एक्सो इलेक्ट्रोजेंस बोलते हैं, ठीक है। एक्सो इलेक्ट्रोजेंस बोलते हैं, जो कि इलेक्ट्रोकेमिकली एक्टिव होते हैं और वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करते हैं एक आउटसाइड देयर सेल, अपने सेल के बाहर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने माइक्रोफ्यूल सेल के बारे में जाना। और क्वेश्चन की बात अगर करें तो विद रेफरेंस टू द माइक्रोबियल फ्यूल सेल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। माइक्रोबियल फ्यूल से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उनको देखते हैं। MFCs कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब ये जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा, उसके एक्शन के थ्रू, और इन मॉलिक्यूल्स पे किसके एक्शन के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया, उनके थ्रू क्या करते हैं, ये केमिकल एनर्जी को डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और वहीं दूसरा स्टेटमेंट जो है हमारा क्या कहता है कि नो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रोड्स आर रिक्वायर्ड इन एन MFC। क्या कह रहा है, इसमें किसी तरीके के इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट या फिर इलेक्ट्रोड्स की जरूरत नहीं पड़ती। इस स्टेटमेंट की अगर बात करें तो ये इनकरेक्ट है, बिकॉज विदाउट इलेक्ट्रॉन्स वी कैन नॉट कंसिडर, या हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट से ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। अगर इसकी बात करें तो सिंस हमारा फर्स्ट करेक्ट है तो ऑप्शन ए ओनली वन, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये आज का हमारा ये क्वेश्चन था। आज का सेशन हमारा यही खत्म होता है। अगले दिन हम कुछ नए क्वेश्चन के साथ आएंगे, आपके साथ नए सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। और आप हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से जो मंथली मैगजीन है करंट अफेयर्स की, MCQs की, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से फ्री इनिशिएटिव है, और आप अपने जो नॉलेज है उसको और इम्प्रूव या रिवीजन के तौर पे उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आज का क्लास यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।